चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जाते हैं रन एसक्यूएल कमांड लाइन, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर मोड में। कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट कनेक्टेड हो गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं स्कूल ऑन, ताकि जो भी पढ़े हम आप लोगों तक सेव है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज। अगर हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये आपको आउटपुट दिख रहा है कुछ। अब ये आउटपुट किस ऑर्डर में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है। एम्प्लॉय आईडी जो है 7369, 7499, 7521, 7566, ये इस ऑर्डर में आपको दिख रहा है, ठीक है। बट दिस ऑर्डर इज एक्चुअली, जिस ऑर्डर में आपने क्या किया है, डेटाबेस में डेटा एंट्री की है, क्लियर। इसी ऑर्डर में आपने डेटाबेस में एंट्री की है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय ई नेम, एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे बताना पड़ेगा असेंडिंग, या तो मुझे बनाना पड़ेगा डिसेंडिंग, क्लियर है। यहाँ पे नोट्स भी लिखते चलते हैं। तो ये हो गया आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएमपी ऑर्डर बाय में हमारे पास दो है, या तो असेंडिंग है या तो फिर डिसेंडिंग है, क्लियर है। सो असेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, एएससी यूज करेंगे, दिस इज फॉर असेंडिंग ऑर्डर, एंड व्हेन आई यूज डिसेंडिंग आई हैव टू यूज DESC, so this is for descending order, क्लियर है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय ई नेम असेंडिंग, तो यहाँ पे देखिए सारे नेम्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं। पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, आखिरी में डब्ल्यू आ रहा है, क्लियर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया उसने, नेम्स वाइज उसने क्या किया, रिकॉर्ड्स को सॉर्ट किया। तो रिकॉर्ड में देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड सॉर्ट होगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ नेम रिकॉर्ड सॉर्ट हो जाएंगे और आपका सिर्फ बाकी जो डिटेल है वो वैसे वैसे आएगी, ऐसे नहीं होगा। जो एलन जो पहला है एडम्स, तो एडम्स की जो पूरी रो है, ये पूरी रो है, ये पूरी रो है पहले आएगी, उसके बाद एलन की रो आएगी। तो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। अगर मैं इसी को चेंज करके करूं डिसेंडिंग, तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। मतलब पहले क्या आएगा आप वार्ड, आखिरी में क्या आएगा आप एडम्स, क्लियर। और अगर मैं करूं ऑर्डर बाय ई नेम, मैं एक भी ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ऑर्डर बाय ई नेम, क्लियर है। तो इस केस में क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग यूज करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ये असेंडिंग, क्लियर। ये हो गया आपका ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज हम यूज करते हैं क्वेरी के सबसे आखिरी में, क्लियर है। तो अगर मुझे क्वेरी में किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर कॉलम से मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर बाय दैट पर्टिकुलर कॉलम, क्लियर है। अगर मैं लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू let's suppose 30 and then order by, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिर्फ डीपीटी नंबर इक्वल टू 30, तो डिपार्टमेंट 30 के रोज दिखा रहा है, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट 30 में जो नेम्स हैं उनको सॉर्ट करना है, ठीक है, नेम वाइज। तो मैं क्या करूंगा, इसके आखिरी में लगाऊंगा ऑर्डर बाय ई नेम, तो ये डिपार्टमेंट 30 की रोज दिखाएगा इन नेम वाइज, ठीक है, ऑर्डर बाय देयर नेम्स, क्लियर है। तो ये ऑर्डर बाय जो है क्वेरी के सबसे आखिरी में लगेगा, मतलब वेयर क्लॉज पहले लगेगा, ऑर्डर बाय बाद में लगेगा, ठीक है। मतलब पहले पूरी की पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जा रही है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें असेंडिंग में डिस्प्ले करना है हमको, कि हमें डिसेंडिंग में डिस्प्ले करना है, क्लियर है। अब इसमें मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ
select star from EMP where select star from EMP order by and then DPT number। अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है तो पहले डिपार्टमेंट 10 की रोज आएंगी, फिर डिपार्टमेंट 20 की रोज आएंगी, फिर डिपार्टमेंट 30 की रोज आएंगी। क्लियर है? सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट ऑर्डर बाई जॉब। तो ये क्या करेगा, जॉब वाइज उसको क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। पहले एनालिस्ट आ रहे हैं, फिर क्लर्क आ रहे हैं, फिर मैनेजर आ रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट और फिर सेल्समैन। क्लियर है? करते जा रहे हैं आप लोग? सर हाँ, किसी को डाउट? सर कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने बंद नहीं किया है, ज्वाइन हो सकते हैं लोग। मैंने कहीं बंद नहीं किया है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑर्डर बाय जॉब। अब इसमें एक ध्यान देते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल क्वेरी ऑर्डर बाय डीपीटी नंबर। क्लियर है? तो अब इसमें डिपार्टमेंट वाइज ने क्या किया, सॉर्ट किया। अपनी जो रोज हैं उनको क्या किया उसने, डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट किया। तो पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। क्लियर है? अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो पहले डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करूं, फिर अब जो रिजल्ट आ रहा है, अब रिजल्ट में मैं क्या करूं, उसको नेम वाइज सॉर्ट करूं। क्लियर है? मतलब पहले डिपार्टमेंट वाइज सेट किया मैंने 10, 20, 30। अब जो डिपार्टमेंट की वैल्यूज आई हैं, तो जितनी भी 10 की वैल्यूज हैं, 10 की 3 वैल्यूज हैं, इन 3 वैल्यूज को मैं क्या करूं, मैं नेम वाइज सॉर्ट करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा ऑर्डर बाय डीपीटी नंबर कॉमा की नेम। तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट किया, डिपार्टमेंट की वैल्यू सेम मिली, तब उसमें क्या किया उसने, नेम वाइज सॉर्ट किया। पहले क्लर्क आया, फिर किंग आया, फिर मिलर आया। फिर 20 में नेम्स को सॉर्ट किया, पहले एडम्स, फिर फोर्ड, फिर जोन्स, और फिर डिपार्टमेंट 30 का स्टार्ट हो रहा है आपका एलन से। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, हम 2 कॉलम से सॉर्ट कर रहे हैं। मतलब पहले फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू डीपीटी नंबर, पहले डिपार्टमेंट वाइज ने सॉर्ट किया, देन नेक्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू दी ई नेम। ठीक है? अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं लिखूं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय डीपीटी नंबर कॉमा ई नेम डिसेंडिंग। तो इसमें क्या करेगा वो, इसमें वो पहले क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट का यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया है, डिपार्टमेंट को उसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, ई नेम को उसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। क्लियर है? तो ऑर्डर बाय में मैंने डीपीटी नंबर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट करेगा वो असेंडिंग। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिसेंडिंग। मतलब मेन जो पॉइंट है बताने का वो ये है कि आपको एक एक कॉलम के लिए ऑर्डर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने लिखा है ऑर्डर बाय फर्स्ट कॉलम नेम, उसका ऑर्डर बताना पड़ेगा, सेकंड कॉलम नेम, उसका ऑर्डर बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? अब मैंने दोनों को डिसेंडिंग में ऑर्डर किया है। मतलब पहले आया है 30, फिर 20, फिर 10। अब 30 की जितनी रोज हैं उनमें पहले क्या आया है, वार्ड, टर्नर, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फिर 20 की रोज में भी वो क्या कर रहा है, डिसेंडिंग में कर रहा है। फिर 10 की रोज में भी डिसेंडिंग में कर रहा है। क्लियर है? करते जा रहे हैं सब लोग? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर बाय कमीशन। तो अब देखिए इसमें आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है कि पहले आ रहा है 0, फिर आ रहा है 30, फिर आ रहा है 500, सॉरी पहले आ रहा है 0, फिर 300, फिर 500, फिर 1400, और फिर आ रही नल वैल्यूज। क्लियर है? तो अब ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें नल वैल्यू भी स्टोर्ड है। ठीक है? अब नल वैल्यू को भी मुझे क्या करना है, ऑर्डर करना है ना। मैं चाहता हूं कि नल वैल्यू पहले डिस्प्ले हो, फिर मैं क्या करूं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं। क्लियर है? तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है ऑर्डर बाय कमीशन, और मैं लिखूं नल्स फर्स्ट। नल्स फर्स्ट मींस पहले ये नल वैल्यू डिस्प्ले करेगा, इट विल ऑल डिस्प्ले दी नल वैल्यू फर्स्ट एंड देन सॉर्ट दी कमीशन वैल्यूज। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं ऑर्डर बाय कमीशन एंड देन डिसेंडिंग, तो पहले मैंने असेंडिंग में किया था यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पे क्या रहा था, बाय डिफॉल्ट नल्स लास्ट आ रहा था, मैंने उसको नल्स फर्स्ट करने के लिए ऑप्शन लगाया नल्स फर्स्ट।
अब मैं कर रहा हूँ ऑर्डर बाय कमीशन डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में पहले क्या कर रहा है, नल्स फर्स्ट कर रहा है, मतलब पहले नल वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है एंड देन इट विल सॉर्ट डिसेंडिंग द कमीशन वैल्यूज। क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले करना है कि कमीशन वैल्यू पहले डिस्प्ले हो, नल वैल्यू सबसे आखिरी में डिस्प्ले हो। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नल्स लास्ट। क्लियर है? तो यहाँ नल स्लैश करने से क्या हुआ कि नल वैल्यू सबसे आखिरी में चले गई है। क्लियर है? तो नल स्लैश, नल्स फर्स्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये चार चीजें हैं आपकी। तो ये है आपका नल्स लास्ट, नल्स फर्स्ट। क्लियर है? तो अब यहाँ देखते हैं, अगर मैं असेंडिंग में कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिसेंडिंग में कर रहा हूँ, तो नल्स फर्स्ट का ऑप्शन पहले आ रहा है। So it is the nulls first is the default for default option for descending order. Clear है? And similarly it is the default order for ascending. कि अगर मुझे descending में करना है nulls last तो मुझे लिखना पड़ेगा, और ascending मुझे nulls first करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो नल्स लास्ट, नल्स फर्स्ट, ये दोनों ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। करते जा रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो अब एक चीज और बतानी थी। अभी हमने पढ़ा एक कीवर्ड जिसका नाम था DESC। अब DESC की क्या है, दो यूज हैं। फर्स्ट यूज इज टू डिस्क्राइब the structure of table, and second use is to sort in descending order. क्लियर है? तो दो यूज है। पहला तो है टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ DESC EMP, so it will display the structure और table description of EMP table। और जब मैं लिख रहा हूँ select star from EMP order by salary descending, तो ये क्या कर रहा है, सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। क्लियर है? सो DSC के दो यूज हो गए। अब आ जाते हैं ऑर्डर बाय में। एक चीज और है, अगर मैं लिखता हूँ select let's suppose EMP number, ename, job from EMP order by job। क्लियर? तो मैंने क्या किया, स्टार की जगह मैंने 3 कॉलम ही डिस्प्ले किए जो मुझे चाहिए। ठीक है? और फिर मैंने लिखा है ऑर्डर बाय, उन तीनों में से कोई एक कॉलम का मैंने क्या दिया है, नाम लिख दिया है। तो यहाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर बाय, मैंने लिखा है सेलेक्ट EMP नंबर, ename, जॉब फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय, मैं यहाँ पे ऐसा कॉलम देता हूँ जो यहाँ पे है ही नहीं, फॉर एग्जांपल DPT नंबर। ये सॉर्ट करेगा क्या? ये आपको डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट कर रहा है, लेकिन आपको डिपार्टमेंट आप डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? आपने ऑर्डर बाय DPT नंबर लिखा है तो डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट कर रहा है। अगर आप चेक करना है तो आप क्या करें, यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करके देख लें DPT नंबर, तो ये दिखाएगा आपको डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डिपार्टमेंट उसने सॉर्ट किया, लेकिन आपने डिस्प्ले क्या किया, आपको इसको डिस्प्ले ना करके आपने सिर्फ इन 3 कॉलम को क्या किया है, डिस्प्ले किया है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं लिखता हूं या क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्प्ले एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नंबर, जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ऑर्डर बाय देयर जॉब वैल्यूज, एंड ऑर्डर बाय जो करना है हमें वो रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर सेलेक्ट लिस्ट करना है। ठीक है? तो अब रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर सेलेक्ट लिस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय 3। क्लियर है? तो इसको समझते हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया। ठीक है? अब ये हो गया जो है, दिस इज considered as 1, this is considered as 2, this is considered as 3, and this column is considered as 4। अगर मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर बाय 3, ठीक है, यहाँ मैंने भी लिखा है ऑर्डर बाय 3, तो ये क्या हो गया 1 2 3, ये क्या करेगा, जॉब वाइज सॉर्ट करेगा।
ठीक है। तो देखिए जॉब वाइज पहले एनालिस्ट आ रहे हैं, फिर क्लर्क आ रहे हैं, फिर मैनेजर आ रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट, फिर सेल्समैन। अगर मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाई 2 तो ये क्या करेगा, नेम वाइज सॉर्ट करेगा। तो पहले आ रहा है एडम्स, फिर आ रहा है ब्लेक, फिर आ रहा है क्लार्क, फोर्ड, तो ये क्या कर रहा है, नेम वाइज सॉर्ट कर रहा है। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि मैं सेलेक्ट लिस्ट में 4 कॉलम रखा हूँ, तो मैं ऑर्डर बाई 1, 2, 3 या 4 लिख सकता हूँ, मैं 5 नहीं लिख सकता, बिकॉज वो मेरे सेलेक्ट लिस्ट में है ही नहीं। क्लियर है। तो सेलेक्ट लिस्ट में जो कॉलम नेम्स हैं उन कॉलम नेम्स को हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाई में करते हैं। अब इसका यूज क्या है, जो रिलेटिव पोजीशन का यूज कर रहे हैं वो क्या है, तो आगे चल के हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी से हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले हैं। तो उन एक्सप्रेशंस के थ्रू हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर कंप्यूटेशन को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो उस पूरे एक्सप्रेशन को न लिख के मैं क्या करूंगा, उसका पोजीशन लिख दूंगा सिर्फ। क्लियर है। मैं कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है उसको ना लिख के मैं सिर्फ उसका पोजीशन लिख दूंगा कि ऑर्डर बाई 1, ऑर्डर बाई 2, तो क्या करेगा, उससे सॉर्ट हो जाएगा। तो मेरी क्वेरी जो है वो सिंप्लिसिटी हो जाएगी, एकदम सिंपल क्वेरी हो जाएगी मेरी, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरी। क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में, यहाँ तक किसी को डाउट? सर इसमें डिसेंडिंग कैसे करेंगे सर? बिल्कुल कर सकते हैं, आगे लिख दीजिए डिसेंडिंग। ओके सर। सॉरी यहाँ पर 5 था, मैं उसको 3 कर देता हूँ। आप बस क्या कर रहे हैं, आप कॉलम नेम की जगह उसका रिलेटिव पोजीशन लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो रिलेटिव पोजीशन का मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। क्लियर है। तो दीज आर द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ देयर सेलेक्ट लिस्ट। तो सेलेक्ट में जो आपने कॉलम नेम दिया है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। आपको 1 के थ्रू करना है, 2 के थ्रू करना है, 3 के थ्रू करना है, 4 के थ्रू करना है, आप उसके हिसाब से ऑर्डर बाई यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो ऑर्डर बाई यहाँ पर खत्म हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कि अगर मैं किसी से पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 into 17, तो आपको करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर। बेटर है कि आप क्या करें, आप यहाँ पर लिखें सेलेक्ट 13 into 17 फ्रॉम EMP। So it will calculate the value of an expression 13 into 17 and it display the value। अब ये वैल्यूज जो हैं वो मेरे को क्या कर रहा है, 14 टाइम्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे 14 रोज जनरेटेड आ रही हैं। ठीक है, क्यों आ रही है 14 रोज जनरेटेड, कोई बता सकता है? सर EMP में 14 रोज है। क्या बोल रहे हो सर? EMP में 14 रोज है। हाँ, वेरी गुड। तो EMP में मेरे पास क्या है, 14 रोज हैं। तो ये क्या कर रहा है, 1 रो फॉर 1 आउटपुट फॉर पर रो दिखा रहा है। ठीक है, तो 14 रोज हैं तो 14 टाइम्स मेरे आ रहे हैं। अब मेरे को एक ही बार डिस्प्ले करना है, तो आइदर वी हैव द ऑप्शन ऑफ डिस्टिंग, जो हमने पढ़ा था ना पिछले लैब में। तो मैंने डिस्टिंग कर दिया, तो ये एक ही बार दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर मेरे यूजर में एक भी टेबल नहीं है, क्लियर है, मेरे यूजर में एक भी टेबल नहीं है, तो मैं क्वेरी लिख सकता हूं क्या? मेरे पास EMP टेबल थी तो मैंने क्वेरी लिख दी। अगर मेरे पास यूजर में कितने टेबल्स हैं, मैं यहां से देख सकता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखूंगा मैं, टैब, या फिर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। दिस इज द डेटा डिक्शनरी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप उसकी जगह लिखिए सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। तो ये आपको टेबल नेम दिखा रहा है, तो सिर्फ 4 टेबल्स हैं, ये चारों टेबल आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है। पहले जो दिखा रहा था वो सारे कॉलम्स मैंने डिस्प्ले कर दिए थे, तो वो सब कुछ बता रहा था आपको, कौन से क्लस्टर में स्टोर्ड है, कौन से टेबल स्पेस में स्टोर्ड है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ टेबल नेम चाहिए, तो आपने टेबल अंडरस्कोर नेम लिखा। तो ये एक डेटा डिक्शनरी है, यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। ऐसी और भी डेटा डिक्शनरीज हैं, वो आगे हमें देखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अभी 4 टेबल हैं। 4 टेबल है, तो उसमें से एक टेबल मैंने यूज की और मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और मैंने लिखा 13 into 17 फ्रॉम EMP की जगह मैं लिखता हूँ DPT।
तो भी मेरा आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी जगह बोनस लिखूं तो भी मेरा आउटपुट सेम आएगा, बट सॉरी इसमें आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बोनस में कोई रो नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बोनस, तो इसमें कोई रो नहीं है, इसलिए इसमें आउटपुट नहीं आ रहा है। ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए? अगर मेरे पास एक भी टेबल नहीं है तो मैं कैसे आउटपुट जनरेट करूंगा? तो उसके लिए है मेरे पास डुअल टेबल। सो ओरेकल हैव अ डमी टेबल। सो डुअल इज एन डमी टेबल which is stored or which is used to represent the result of an expression. Clear है? तो it is the dummy table which is used to represent the result of an expression. मैं अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो उसके रिजल्ट को क्या करेगा? वो डिस्प्ले करेगा। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 12, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 12, सो इट विल डिस्प्ले 1 रो 1 कॉलम। क्लियर है? रो क्या है? x एंड कॉलम क्या है? d। सो d एंड नीचे आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है, वेयर d स्टैंड्स फॉर डमी कॉलम एंड x स्टैंड्स फॉर नो डेटा। क्या आपने स्टार लिखा है? तो अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा है। अब मैं क्या करता हूं? मैं लिखता हूं सेलेक्ट 13 into 17 फ्रॉम 12। तो आपका जो कॉलम नेम है, जो डमी कॉलम नेम, वहां पे क्या हो गया? एक्सप्रेशन आ गया, और जो डेटा था वहां पे क्या आ गया? रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, दैट इज 2 to 1। क्लियर है? अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर मुझे 2 एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने हो तो मैं 2 एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं। सपोज 14 into 91 फ्रॉम 12। तो ये क्या करेगा? जो जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं वो एक्सप्रेशन ऊपर लिखते जाएगा, उसका आउटपुट क्या करेगा? नीचे डिस्प्ले करते जाएगा। अब मैं चाहूं कि इन एक्सप्रेशन को कुछ नेम दूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एज फर्स्ट एक्सप्रेशन, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं ई एक्सप्रेशन 1, और यहाँ पे लिख देता हूं एज एक्सप्रेशन 2। तो अब रिजल्ट में एक्सप्रेशन नहीं दिखाएंगे आपको, रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन दिखाएगा। एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू क्या है, एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू क्या है। क्लियर है? सो डुअल इज एन डमी टेबल। डमी टेबल मीन्स ये आपका फिजिकली स्टोर्ड नहीं है। ठीक है, आपके ओरेकल में डमी टेबल है, ये कहीं अंदर लॉजिकली स्टोर्ड है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लिखा तो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है? डुअल टेबल नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप डुअल टेबल यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये डुअल टेबल का लॉजिक क्या है कि हमें जो सेलेक्ट क्वेरी है वो हमें कंप्लीट करनी है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, एंटर करता हूँ, सेकेंड लाइन में आता है, मैं लिखता हूँ 13 into 17, यह आया था थर्ड लाइन में। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम, फोर्थ लाइन में मैं लिखता हूँ डुअल, सेमीकोलन देता हूँ, तब जाके क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर लिखता हूँ सेलेक्ट 13 into 17, तो ये सेकेंड लाइन चला गया। मैं इसको यहीं अगर क्लोज करूं तो यहाँ पे ये क्वेरी इनकम्प्लीट मानी जाती है, बिकॉज इन ओरेकल सेलेक्ट क्वेरी का क्या है कि आपको पहले लिखना है सेलेक्ट, फिर यहाँ पे आपको देना है कॉलम नेम और स्टार्स फ्रॉम, फिर यहाँ पे आपको देना है टेबल नेम, जो भी आपको टेबल नेम देनी है। सो सेलेक्ट, अब जब भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करें, फ्रॉम इज एन मस्ट कीवर्ड। आपको फ्रॉम और फिर एक कोई ना कोई टेबल नेम देना नेसेसरी है। But in MySQL, you can write select 13 into 17। ये आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करके दे देगा, उसका आउटपुट दे देगा। क्लियर है? तो डुअल टेबल हमने पढ़ लिया है। इसमें अभी तक कोई डाउट? एनी डाउट? सर डुअल टेबल की लाइफ कब तक की रहेगी? डुअल टेबल की लाइफ? हाँ, जब तक आप ओरेकल इंस्टॉल, जब तक आपका ओरेकल अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो सर ये टेम्पररी टेबल टाइप काम नहीं करता? किसके टाइप? टेम्पररी टेबल? टेम्पररी टेबल, ये डमी टेबल मतलब टेम्पररी टेबल ही है ये।
ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डेटा डिक्शनरी में कहीं स्टोर्ड है वो, लेकिन हमें नहीं दिख रही है, हमारे यूजर में नहीं दिख रही है, वो कहीं ना कहीं डेटा डिक्शनरी में स्टोर्ड है वो। उसके लिए ऐसा कुछ बनाया गया है कि कोई क्वेरी का कोई अगर एक्सप्रेशन हमें निकालना है जिसके लिए टेबल की नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको डुअल टेबल के थ्रू निकालेंगे। वो अभी हम देखेंगे लैब 2 के कंटेंट में, अभी तक हमारा लैब 1 कंटेंट ही चल रहा है। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लैब 2। तो लैब 2 में सबसे पहले हमें थोड़ा सा हम फंक्शंस के बारे में जान लें, ओरेकल फंक्शंस। तो ओरेकल फंक्शंस में कुछ कैटेगरीज है। पहला है अरिथमेटिक और मैथमेटिकल फंक्शन। मतलब अगर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है तो मैं क्या करूंगा, वो मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करूंगा। क्लियर है? सेकेंड वन इज एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शंस। थर्ड वन इज string functions. Fourth one is date functions. And then fifth one is miscellaneous functions. क्लियर है? तो ये कुछ कैटेगरीज हैं ओरेकल फंक्शंस की। आज हम फर्स्ट 2 कैटेगरीज देखेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक और मैथमेटिकल फंक्शंस, और दूसरा है हमारा एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शंस। ये 2 कैटेगरी हम लोग आज देखेंगे। नेक्स्ट 2 कैटेगरीज, ये हमारा डेटा लिख दिया हूं मैं, यहाँ पे आएगा डेट फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट 2 कैटेगरीज जो है हमारे अगले लैब में देखेंगे। सर एक डाउट है सर। हाँ, डाउट पूछेंगे सर वो ऑर्डर बाय में डेट भी था, तो उसको कैसे करेंगे? ऑर्डर बाय डेट कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैं ईएमपी लिखूँ तो देखिए आउटपुट आ रहा है। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई और हायर डेट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कॉलम देंगे उस कॉलम से वो क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। तो पहले देखिए 80 आ रहा है, फिर 81 आ रहा है, फिर 82, फिर 83। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, डेट वैल्यूज को भी वो सॉर्ट कर देगा। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो डिसेंडिंग में भी सॉर्ट कर देगा। क्लियर है? तो अब आ रहे थे हम लोग ओरेकल फंक्शंस में। फर्स्ट 2 कैटेगरीज हमें आज देखना है, नेक्स्ट 2 कैटेगरीज अगले लैब में देखना है। मिसलेनियस फंक्शंस भी अगर हम देख पाए तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं लैब 2 के कंटेंट में। तो एक फाइल मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा जो आपको कंप्लीट करके सबमिट करनी है। तो अब देखिए फाइल में मैंने नेम, सेक्शन, रोल नंबर ऐड कर दिया है, ठीक है। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, सॉल्व करना है, नेम, सेक्शन, रोल नंबर, और सबसे आखिरी में आपको यहाँ पर साइन भी करना है। क्लियर है? और फिर आपको अपलोड करना है। तो ये है कैटेगरीज ऑफ अरिथमेटिक फंक्शंस। तो ये टोटल हमारे पास 23 फंक्शंस हैं जो पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इनमें कैटेगरी है साइन, कॉस, टेन, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, इनवर्स साइन, इनवर्स कॉस, इनवर्स टेन, साइन, then ABS, that's the absolute value, then mod, that is the remainder. Next one is the truncate, next one is the round, next one is seal, floor, log, natural log, square root, exponent, and then power, and then greatest and least. ये कुछ 23 फंक्शंस पहले हम देखेंगे अगले 15 मिनट में, और उसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस जो तुम्हारे सिर्फ एंड सिर्फ 8 फंक्शंस हैं हमारे ओरेकल में। क्लियर है? और उसके बाद हमारा लैब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें एक्चुअली ग्रुप बाई देखना है। हाँ, तो अब आ जाते हैं, इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम लोग अरिथमेटिक फंक्शंस की। तो हमने पहले क्वेरी लिखी साइन 45, कॉस 45, टेन 45। अब मेरे पास वैल्यूज दे रहा हूँ मैं ऐसी जो मेरी वैल्यूज हैं, मतलब 45, 60 जो भी वैल्यूज है मैं अपनी दे रहा हूँ, तो मैं टेबल की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डुअल। सो इट विल डिस्प्ले दी साइन 45, कॉस 45 एंड टेन 45। अब इसमें वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे ली है 45, 45, 45, ये सब क्या है मेरी रेडियन में है। देखिए यहाँ पर आप जहाँ देखें तो ये x इन रेडियन,
जो भी मैं 45 दे रहा हूँ वो क्या है, रेडियन में। मुझे इसको क्या कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, तभी आउटपुट आपको जो है एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180। क्लियर है? तो पाई बाई 180 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, तब आपको ये एग्जैक्ट आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो देखिए साइन 45 एंड कॉस 45 1/√2 होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो देखिए नियरली सेम वैल्यू दिख रही है, डेसिमल के बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं इसलिए आपको अलग दिख रही हैं। एंड tan 45 इज क्लोज टू 1। क्लियर है? तो अगर हमें साइन कॉस tan यूज करना है तो पहले मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। क्लियर है? सो फर्स्ट थ्री फंक्शंस आर साइन कॉस एंड tan। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक and tan hyperbolic. Clear? So these are the hyperbolic functions. Next three functions are inverse sine। अब inverse sine मैं किसका निकाल रहा हूँ, मैं सपोज कर दो 1 का निकालता हूँ। So this is the sin inverse 1, cos inverse 1, and then I can write tan inverse 1। So these are the values of sin inverse 1, cos inverse 1 and inverse sine of 1, sorry inverse tan of 1। क्लियर है? तो ये फर्स्ट 9 फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया है, सब करते जा रहे हैं। ठीक है? साइन कॉस एंड tan के सिंपल फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड इनवर्स हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन क्या करता है, जो भी एक्सप्रेशन देते हैं उसका साइन बताता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ साइन ऑफ -10 कॉमा साइन ऑफ 10 कॉमा साइन ऑफ 0 फ्रॉम 12। तो साइन ऑफ -10 दिया है तो वो क्या नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए उसका साइन दिखा रहा है -1। साइन ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर है तो उसका साइन दिखा रहा है 1। एंड साइन ऑफ 0 न्यूट्रल नंबर है तो उसका साइन दिखा रहा है 0। तो अगर कोई भी नंबर मेरा पॉजिटिव है तो उसका साइन +1 दिखाएगा, मतलब 1 दिखाएगा। और कोई भी नेगेटिव नंबर मैं दूंगा तो उसका साइन -1 दिखाएगा। और कोई भी न्यूट्रल नंबर, मतलब मैं 0, अगर कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ रही है तो उसका साइन दिखाएगा 0। क्लियर है? सो दिस इज दी साइन फंक्शन, अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन का साइन पता करना हो। ठीक है? नेक्स्ट वन इज दी एब्सोल्यूट वैल्यू, एबीएस फंक्शन। सो मैं देता हूं एबीएस ऑफ 5 कॉमा एबीएस ऑफ -5 फ्रॉम 12। तो ये दिखाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो भी उसको क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो जो आप मॉड फंक्शन यूज करते थे, ठीक है, आपके मैथमेटिक्स में, वही है ये एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू। सर इनमें से कोई काम क्यों नहीं कर रहा है सर? नहीं कर रहा मतलब आप क्यों नहीं कर रहा है क्या काम? सर बोल रहा है फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। तो फ्रॉम नहीं लिखे होंगे आप लोग? सर लिखा हूँ, सर लिखा हूँ मैं। तो मैं आपको देखिए स्क्रीन प्रोजेक्ट किया हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा है जो एक्सप्रेशन आप मैंने लिखा है वही आप लिखेंगे। आपने फ्रॉम कीवर्ड नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब फ्रॉम कीवर्ड या तो आपने लगाया नहीं होगा, या तो फ्रॉम कीवर्ड के बाद आपने टेबल नेम नहीं दिया होगा, या तो फ्रॉम कीवर्ड के बाद आपने क्या किया होगा, फंक्शन लिखा होगा। वो सर जो लिखे है ना वो लेस देन और ग्रेटर देन लग रहा है, वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसका ओरेकल का, वो आपको लेस देन ग्रेटर देन टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन वो आपका ब्रैकेट है, आपको ऐसे लगाने हैं। आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो ये हैं। ओके सर। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है साइन, या अभी जो हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एबीएस फंक्शन, तो आपको लिखना है एबीएस ऑफ 5। क्लियर है? चलिए, तो एबीएस फंक्शन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मॉड। सो मॉड इज एन फंक्शन विच गिव्स यू दी रिमाइंडर। अगर मैं देता हूँ मॉड ऑफ 5,2 फ्रॉम 12, तो क्या करेगा, 5 डिवाइड बाई 2 करेगा तो 2.5 आता है। तो हमारा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो 2
से डिवाइड करेगा और 1 क्या करेगा, रिमाइंडर देगा उसका। क्लियर है? तो 2.5 में डिस्प्ले करके क्या करेगा, रिमाइंडर डिस्प्ले करेगा। जो डिवाइड हो रहा है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और जो रिमाइंडर मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 1। क्लियर है? सो दिस इज द mod function which gives you the remainder. Next one is the truncate and round. अब अगर मैं करता हूं select truncate और मैं देता हूं 1 2 3 4.567 comma 2 from dual। एक काम करते हैं, दोनों फंक्शन एक साथ देखते हैं। comma round of 1 2 3 4 comma 0.567 comma 2 from dual। So it will truncate and it will round the number to 2 decimal places। ठीक है, 2 decimal place तक मुझे क्या करना है, या तो ट्रंकेट करना है या तो मुझे राउंड करना है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैं अगर ट्रंकेट कर रहा हूं तो यहाँ पर पॉइंट मेरे पास 999 ही क्यों ना हो, लेकिन वो 1 2 3 4 ही दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं सेकेंड आर्गुमेंट हटा देता हूँ तो सेकेंड आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 लेगा दोनों में। तो अब देखिए सेकेंड आर्गुमेंट मैंने गायब कर दिया तो ये क्या करेगा, डेसिमल प्लेसेस में नहीं दिखाएगा, आपको होल नंबर दिखाएगा। तो होल नंबर दिखाने के लिए क्या कर रहा है, ये डेसिमल के बाद जितने भी हैं, अगर मैं 999 लिखूंगा तो भी 1 2 3 4 ही देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 5 अगर आ गया तो ये क्या कर रहा है, उसको राउंड ऑफ कर दे रहा है 1 2 3 4 5 में। जैसे यहाँ मैंने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया था तो 5 6 7 को 5 7 कर दिया उसने। क्लियर है? अब मैं इसमें अगर 999 भी दे दूंगा तो भी क्या करेगा, ये ट्रंकेट कर देगा, मतलब उसको इग्नोर कर देगा। जबकि राउंड क्या करेगा, उसको नेक्स्ट नंबर में उसको क्या करेगा, राउंड कर देगा। अगर वो 0.5 से ग्रेटर है, अगर मैं यहाँ पर 444 लिखूं तो ट्रंकेट तो क्या करेगा, इग्नोर ही करेगा। राउंड क्या करेगा, 1 2 3 4 ही रखेगा, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा। क्लियर है? सो दीज आर ट्रंकेट एंड राउंड फंक्शन। इसमें सेकेंड आर्गुमेंट जो है दैट इज ऑप्शनल। ये जो ट्रंकेट एंड राउंड में है, ये सेकेंड आर्गुमेंट जो है उसका वो क्या है, ऑप्शनल है। क्लियर है? सो नेक्स्ट 2 फंक्शंस आर सील एंड फ्लोर। अच्छा, अब इसमें ट्रंकेट एंड राउंड में एक चीज और पढ़नी थी शायद हमें, तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5 6 7 कॉमा -2, यहाँ भी देता हूँ मैं 5 6 7 कॉमा -2, तो ये क्या वैल्यू डिस्प्ले करेगा? तो देखिए -2 करने से क्या हो रहा है, ये कर रहा है 1 2 3, ये -2 करने से पहले डेसिमल को 2 प्लेस इधर ले जा रहा है और फिर उसको क्या कर रहा है, ट्रंकेट कर दे रहा है। तो ट्रंकेट करने से देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है 1 2 3 4.567, क्लियर है? तो इसको पहले कर रहा है 1 2.34567 और फिर इसको क्या कर रहा है, ट्रंकेट कर रहा है। तो ट्रंकेट करने से 2 आ रहा है, फिर वापस ले जा रहा है, 2 0 ऐड कर रहा है, तो ये आपको दिखा रहा है 1200। क्लियर है? और ये भी वही कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। तो राउंड करने में जब ये कर रहा है तो 1 2.34 आ रहा है, तो राउंड में भी 12 ही करेगा। 12 करके जब मैं वापस ले जाऊंगा तो ये क्या करेगा, 2 0 ऐड करेगा उसमें। क्लियर है? अगर मैं इसको चेंज कर दूं और मैं यहाँ पे लिखूं 1294 और यहाँ पे लिख दूं 1294, तो यहाँ पहले वाले में आएगा 1200, दूसरे में आएगा 1300। क्लियर है? सो दिस 2 आर ट्रंकेट एंड राउंड। फिर देखते हैं हम सील एंड फ्लोर। सो सील एंड फ्लोर फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। अगर मैं सील एंड फ्लोर दोनों यूज करता हूं तो एक क्या देगा आपको, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू, एंड एक देगा आपको लीस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है? तो ये दिखा रहा है आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू और ये दे रहा है आपको लीस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है? तो इसमें जो है सेकेंड आर्गुमेंट नहीं होता, इसमें एक ही आर्गुमेंट होता है। ठीक है? जो भी वैल्यू आप देंगे उसको नेक्स्ट इंटीजर में क्या करेगा, वो या तो ग्रेटर निकालेगा या तो उसका लीस्ट वैल्यू निकालेगा। तो ये सील एंड फ्लोर फंक्शन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये वही फंक्शन है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल लॉग एंड लॉग। तो अगर मैं देता हूँ लॉग ऑफ 10, 100, ln of 100,
फ्रॉम ड्यूअल। तो पहला क्या है, नेचुरल लॉग, सॉरी पहला जो है वो लॉग ऑफ m कॉमा n है, मतलब log ऑफ n टू द बेस m है। तो अगर log ऑफ 100 टू द बेस 10 है तो ये क्या करेगा, वैल्यू आएगी 2, क्योंकि ये 10 टू द पावर 2 होगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। सो फर्स्ट वन इज द log ऑफ n टू द बेस n, n मींस log ऑफ 100 टू द बेस 10। और सेकंड वन इज द नेचुरल लॉग मींस log ऑफ 100 टू द बेस e। तो ये नेचुरल लॉग की वैल्यू दे रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको दिखा रहा है 4.6 कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट exp1, तो ये आपको दिखाएगा e टू द पावर 1। तो e टू द पावर 1 की वैल्यू दिखी आ रही है 2.7182। अब अगर मैं निकालता हूँ सेलेक्ट ln ऑफ 2.7182 फ्रॉम ड्यूअल, तो ये क्लोज टू 1 दिखा रहा है आपको, क्लियर है। तो e टू द पावर 1 की भी जो वैल्यू आएगी उसको अगर नेचुरल लॉग में करूंगा तो e कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आना चाहिए, तो ये आपका क्लोज टू 1 आपको दिखा रहा है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया लॉग, नेचुरल लॉग एंड e टू द पावर, क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन देखना है हमें पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मीन्स सेलेक्ट पावर ऑफ 2,5, दैट इज 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 इज 32, क्लियर है। स्पीड तो नहीं चल रहा हूं मैं, आ रहा है सबको समझ में। नेक्स्ट हम लेते हैं सेलेक्ट SQRT ऑफ 64 फ्रॉम ड्यूअल। तो ये निकाल रहा है आपको स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, क्लियर है। अगर अब मुझे क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बताएंगे जल्दी से। अगर मुझे 64 का क्यूब रूट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, एनी आंसर? सर पावर फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे निकालेंगे सर बताइए हाँ। सर जैसे 8 का क्यूब रूट निकालना है तो 8,1/3 लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सेलेक्ट पावर ऑफ 8,1/3 फ्रॉम 12, so it will display 2, so this is the cube root, क्लियर है। तो ये फंक्शन सारे खत्म हो गए हैं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट 2 फंक्शन बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। सेलेक्ट ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट में मैं सेट ऑफ वैल्यूज दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40 और भी दे सकता हूँ मैं। सिमिलरली मैं दे रहा हूँ लीस्ट 10, 20, 30, 40, 35 और 34 और 12 फ्रॉम ड्यूअल। तो ये क्या करेगा, पहला जो दिखाएगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा सेट ऑफ वैल्यूज में और लीस्ट देगा सेट ऑफ वैल्यूज में, ठीक है। तो इसमें हम कितनी वैल्यूज दे सकते हैं, उनमें से लीस्ट वैल्यू निकालेगा, ये उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो ये सारे फंक्शंस मेरे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, 23 फंक्शंस। किसी फंक्शन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल स्टार्ट एग्रीगेट फंक्शंस। Any doubt? Any doubt? नो सर। नो, आगे बढ़े। यस सर। स्पीड तो नहीं चल रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो अब एग्रीगेट फंक्शंस में मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट मिन ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। ये क्या कर रहा है, मिनिमम सैलरी निकाल के दिखा रहा है आपको एम्प्लॉय टेबल में। अब मैं देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी लिख रहा हूँ तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। अब इसमें जो सैलरी वैल्यूज हैं, मुझे चाहिए कि मिनिमम सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज क्या है, मतलब सबसे मिनिमम सैलरी कितनी मिल रही है। तो मैंने क्या लिखूंगा, सेलेक्ट मिन ऑफ, तो मैं दूंगा कॉलम नेम फ्रॉम ईएमपी। सो द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि अरिथमेटिक फंक्शन में मैं एक वैल्यू दे रहा हूं तो आई विल गेट 1 आउटपुट,
वन इनपुट फॉर वन आउटपुट, ठीक है। एक इनपुट दिया मैंने साइन 45, तो एक आउटपुट मिलेगा। जबकि एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, जिसको हम ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं, वो क्या करता है, ग्रुप में वर्क करता है। ग्रुप में वर्क करता है मतलब मैं किसी कॉलम की सारी वैल्यूज दे रहा हूँ, उन सारी वैल्यूज में से मेरा एक ही आउटपुट जनरेट करके देगा, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव मैनी इनपुट्स एंड यू विल गेट ओनली वन आउटपुट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेशन में क्या कर रहा हूँ, उसको निकाल रहा हूँ, या मैं ग्रुपिंग करके एक डेटा निकाल रहा हूँ। क्लियर है? तो अब इसमें मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ मिनिमम ऑफ सैलरी, इसको मैं लेके हूँ सेलेक्ट मिनिमम सैलरी एज मिन सेल, कॉमा मैक्सिमम ऑफ सैलरी एज मैक्स सेल, कॉमा एवरेज ऑफ सेल एज एवरेज सेल, कॉमा सम ऑफ सेल एज टोटल सेल, कॉमा मिनिमम निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया हमने, सम निकाल लिया। तो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम, अब आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एसटीडीवी ऑफ सेल एस स्टैंडर्ड सेल, और वेरिएंस जो हमारा था सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ सेल एस वेर सेल फ्रॉम ईएमपी। तो ये आपको दिखा रहा है मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, टोटल सैलरी, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। क्लियर है? तो एक ही क्वेरी में हमने 1 2 3 4 5 6 फंक्शंस देख लिया, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, सम सैलरी, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। क्लियर है? तो जितने हमें एक्सप्रेशंस लिखने हैं हम उतने एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 6 एक्सप्रेशंस लिखे हैं, हम एक एक्सप्रेशन से भी लिख रहे थे। क्लियर है? तो क्वेरी में जो पूछे हमें वो इस हिसाब से लिखना है। अगर हमें मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना है, मिन सैलरी कॉमा मैक्स सैलरी लिखना है। क्लियर है? तो ये हमारे फंक्शंस हैं, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सम वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब 2 फंक्शन बच गए, दोनों एक ही फंक्शन है, वो है काउंट। तो काउंट फंक्शन भी एक फंक्शन है जो क्या करता है, काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ईएमपी। ये दिखा रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आवर ईएमपी टेबल इज 14, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयज इन आवर एम्प्लॉय टेबल इज 14। क्लियर है? अगर मैं इसमें लिखता हूँ काउंट ऑफ जॉब फ्रॉम, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ जॉब, लॉजिकल नेम देना है हमें, तो ये आ रहा है नंबर ऑफ जॉब 14। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो 14 है, लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो तो मेरे 5 ही हैं, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है 14। तो मुझे कोई डिस्टिंक्ट जॉब्स को क्या करना है, काउंट करना है। तो मुझे क्वेरी में क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्टिंक्ट। So it will count the number of distinct jobs present in the company. Clear है? और अगर मैं लिखता हूँ select count of star from EMP, so it will count the number of nominal rows present in the table. Clear है? तो count star क्या करता है, number of rows present जो है वो उसको क्या करता है, रिटर्न करता है, and it will count number of nominal rows। अगर मतलब इसमें एक रो ऐसी होगी जिसमें सारी वैल्यूज नल होंगी तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। क्लियर है? काउंट स्टार लिख दिया मतलब मैंने सारे कॉलम को इंक्लूड कर दिया है इसमें। सारे कॉलम मतलब अब हो गई रोज, कितने रोज हैं वो आपको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं किसी कॉलम की कुछ वैल्यूज को काउंट करूं तो मैं उस कॉलम नेम यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा कि डिस्टिंक्ट जॉब चाहिए या डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नंबर चाहिए मुझे। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे काउंट द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन टेबल करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा काउंट स्टार। क्लियर है सबको? तो ग्रुप फंक्शन में किसी को डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो किसी कोई डाउट नहीं है? किसी ने कोई क्वेश्चन चैट में तो नहीं छोड़ रखा?
तो आगे बढ़े। यस सर। तो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं हम। हाँ बोलिए। हाँ क्या बोल रहे हो? लास्ट वाला हेलो, लास्ट वाला लास्ट। फिर से बता। हाँ लास्ट वाला फिर से बताता हूँ। तो सेलेक्ट काउंट ऑफ, सपोज मैं लिखता हूँ कमीशन फ्रॉम ईएमपी, तो ये क्या करेगा, कमीशन वैल्यूज को काउंट करेगा जो नॉर्मल वैल्यूज हैं। तो कमीशन में नॉर्मल वैल्यूज क्या है, 4 हैं, 4 ही लोगों को कमीशन का प्रोविजन था, तो उसने नॉर्मल वैल्यूज काउंट की। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, तो एक नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन दिस सैलरी कॉलम दिखा रहा है, लेकिन मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए। आई हैव टू अप्लाई डिस्टिंक्ट इन काउंट फंक्शन। तो ये डिस्टिंक्ट सेल निकाल के दे रहा है आपको कि डिस्टिंक्ट सैलरी जो है वो 12 है। मतलब 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको, मतलब 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी वैल्यू सेम है, और एक और 2 ग्रुप है जिनकी वैल्यू सेम है। 3000 सेम होगा और 2975 सेम होगा। ठीक है, तो वो वैल्यूज जो है वो सेम है, इसलिए उनको क्या कर रहा है, वो डिस्टिंक्ट कर दे रहा है। लेकिन अगर मुझे रोज काउंट करनी है कि टेबल में कितनी रोज हैं, तो मैं टेबल की रोज को काउंट कर रहा हूं। यहां मैं लिख देता हूं एज नंबर ऑफ रोज फ्रॉम ईएमपी। तो ये नंबर ऑफ रोज निकाल के दे रहा है कि कितनी रोज हैं आपके टेबल में। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ नॉर्मल रोज दे रहा है। अगर एक पर्टिकुलर रो ऐसी हो जिसके सारी वैल्यूज मेरी क्या हो, नल वैल्यूज हो, तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। क्लियर है? तो दीज आर ऑल अरिथमेटिक फंक्शंस। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई का क्या यूज है वो देखते हैं। ये हो गई हमारी ईएमपी टेबल। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि मिनिमम सैलरी चाहिए किसमें, 10 डिपार्टमेंट 10 की मिनिमम सैलरी। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट मिन ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, तो क्या करेगा, मिनिमम सैलरी निकाल के दे रहा है किसमें से, इस सैलरी कॉलम में से, जो है 800। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे डिपार्टमेंट 10 की मिनिमम सैलरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। सो इट विल डिस्प्ले दी मिनिमम सैलरी पेबल इन डिपार्टमेंट 10। अगर मुझे डिपार्टमेंट 20 की मिनिमम सैलरी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20। अगर मुझे 30 की चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30। क्लियर है? तो डिपार्टमेंट 10 की मिनिमम सैलरी जो है वो क्या है, 1300। डिपार्टमेंट 20 की जो मिनिमम सैलरी है वो है 800। डिपार्टमेंट 30 की जो मिनिमम सैलरी है वो है 950। क्लियर है? तो अगर मैं कहीं स्पीड हो जाऊं तो मुझे बता दीजिएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही क्वेरी में डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट डीपीटी नंबर कॉमा मिन ऑफ सेल फ्रॉम table name is EMP and then group by DPT number। ये दिखा रहा है आपको डिपार्टमेंट 10 की मिनिमम सैलरी, डिपार्टमेंट 20 की मिनिमम सैलरी, डिपार्टमेंट 30 की मिनिमम सैलरी। यहाँ डिपार्टमेंट और उनकी मिनिमम सैलरी आपको दिखा रहा है। क्लियर है? तो ये जो क्वेरी मैंने लिखी है, इस क्वेरी के बारे में वैसे यहाँ पे लिखते हैं हम। हाँ, अब जब हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ग्रुप बाय हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो कॉलम से हम ग्रुपिंग कर रहे हैं उस कॉलम को यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि हमें क्या करना पड़े, हमें पता चले कि उस ग्रुप का क्या एग्रीगेट डेटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप बाय डीपीटी नंबर, तो यहाँ पे मैंने डीपीटी नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, ताकि डीपीटी नंबर और उसका एग्रीगेट डेटा मुझे बताए डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी। क्लियर है? तो ये आपको दिखा रहा है डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी। अगर मैं यहाँ पर ये नहीं देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर नहीं देता हूँ, हाँ, किसकी माइक चालू है, बंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिनिमम सैलरी लिखा है। अब मैं डिपार्टमेंट वाइज तो निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं डिपार्टमेंट डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट तो जनरेट हो जा रहा है, बट दिस आउटपुट डजंट मेक एनी सेंस। ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा मिनिमम सैलरी है। क्लियर है? सो in order to make us good output, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको ये क्या करेगा, इसका कुछ सेंस बनेगा कि ये डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी निकाल के दे रहा है।
ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर मैं यहाँ पर मिनिमम सैलरी नहीं भी लिखूं तो भी चल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी नंबर, तो ये मुझे आउटपुट कुछ दे रहा है 10, 20 एंड 30। अब ये क्वेरी जो है इंटरव्यू में पूछी जाती है कि डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो ये क्वेरी लिख सकते हैं आप लोग। आपने क्या किया, आपने किया ग्रुप बाय डीपीटी नंबर और आपने कोई उसका एग्रीगेट डेटा निकाल के नहीं दिया। तो एग्रीगेट डेटा आपने नहीं निकाला तो क्या कर रहा है, उन ग्रुप्स को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर दे रहा है। तो ग्रुप निकाल के दे दिया मतलब वो डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, पूरे ग्रुप की एक ही बार डिस्प्ले किया उसने। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट ऑपरेटर यू हैव टू यूज द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। सर एक क्या करना पड़ेगा, समझाओगे आपको क्या वाला? पड़ेगा सर ये वाला एक बार समझाओगे क्या? हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर्स फ्रॉम डीपीटी टेबल, सॉरी ईएमपी टेबल, ठीक है, विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी, तो ये दिखा रहा है 10, 20, 30। ठीक है, अगर मैं यही क्वेरी बिना डिस्टिंक्ट के लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी नंबर। क्लियर है? हाँ, तो हम लोग आ जाते हैं, हम पढ़ रहे थे ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज में पहला जो हमारा रूल था वो क्या था कि हम जिसके थ्रू से ग्रुपिंग कर रहे हैं उसको यहाँ पे ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी बट हमें यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, हमने देखा कि इट इज नॉट नेसेसरी, हम इसको अगर हटा रहे हैं तो भी ये क्वेरी चल जा रही है। मतलब ये क्वेरी भी आपकी परफेक्टली वैलिड है। अगर हम लिख रहे हैं सेलेक्ट मिन ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी एंड देन ग्रुप बाय डीपीटी नंबर, this query is also applicable if I write select DPT number from EMP group by DPT number। फिर ये तीनों क्वेरी चल जा रही है, बट अगर हमें कोई अच्छा आउटपुट चाहिए, अगर हमें कोई ऐसा आउटपुट चाहिए जिसका कोई सेंस बने, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पे उस कॉलम नेम को डिस्प्ले करना चाहिए जिससे हमें ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्लियर है? प्लस अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं सेलेक्ट ई नेम कॉमा मिन ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी नंबर, सो दिस इज एन इलीगल क्वेरी। व्हाई इट इज एन इलीगल क्वेरी? कि मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं किससे, डिपार्टमेंट नंबर से, लेकिन मैं डिस्प्ले क्या कर रहा हूं, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय नेम क्या वो डिस्प्ले कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक एग्रीगेट डेटा ही डिस्प्ले कर सकता है। अगर मैं लिखता हूँ ई नेम कॉमा मिन ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय एंड ग्रुप बाय करके लिखता हूँ डीपीटी नंबर, दिस इज एन लीगल क्वेरी, नॉट ए ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। दैट मीन्स मैं को क्या पे लिखना पड़ेगा, मैं जो क्वेरी लिख रहा हूँ उसमें यहाँ तो मैं वही कॉलम लिख सकता हूँ जिससे मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, प्लस मैं कोई भी ग्रुप फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रुप फंक्शन। ये जो ग्रुप फंक्शन हमने पढ़ा था, ये ग्रुप फंक्शंस ही मैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी यूज इन ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, जब हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं तो हम या तो ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर सकते हैं या तो हम यूज कर सकते हैं उस कॉलम से जिससे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्लियर है? तो ग्रुप बाय में कुछ डाउट, एनी डाउट? अदरवाइज मैं इसमें थोड़ा सा स्पीड से और आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, अब आ जाते हैं, हम अब ग्रुपिंग करते हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट लेट्स सपोज डीपीटी नंबर कॉमा जॉब कॉमा min of salary from EMP group by, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा था select min of cell from EMP group by and then DPT number, तो ये आउटपुट जो डिस्प्ले कर रहा था, आउटपुट क्या डिस्प्ले कर रहा था, 30, 20, 10। मुझे 10, 20, 30 चाहिए। क्या लिखना पड़ेगा मुझे,
मुझे लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय डीपीटी नंबर। क्लियर है? आई कैन ऑल्सो राइट ऑर्डर बाय 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन यूज किया है, मैंने यूज किया है मिन सेल। मुझे मिनिमम सैलरी से के थ्रू अगर सॉर्ट करना है तो मुझे या तो यहाँ लिखना पड़ेगा मिन सेल, या तो मैं लिखूँ 2। बेटर टू राइट 2। तो ये क्या कर रहा है, मिनिमम सैलरी दिखा रहा है आपको 800, देन मैक्सिमम उससे ऊपर वाले दिखा रहा है 950 एंड देन 1300। तो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मिनिमम सैलरी सॉर्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर बाय हम कब यूज कर रहे हैं, सबसे आखिरी में। मैंने पहले ग्रुपिंग कर ली, ग्रुपिंग के बाद मेरा क्या हो रहा है, ऑर्डर बाय हो रहा है। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, अगर मैं लिखता हूं कि सेलेक्ट जॉब कॉमा min of salary from EMP group by job। तो ये क्या कर रहा है, जॉब वाइज ग्रुपिंग किया उसने और फिर उसकी क्या किया उसने, मिनिमम सैलरी जनरेट करके दिखाई। ठीक है? अब मैं ये बोलता हूं कि सेलेक्ट जॉब वाइज मिनिमम सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। मतलब मैं किसी एक डिपार्टमेंट के जॉब निकाल रहा हूं, उन जॉब की क्या कर रहा हूं, मैं मिनिमम सैलरी निकाल रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा वेयर बाय क्लॉज। वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 30 ग्रुप बाय जॉब। तो वेयर क्लॉज पहले आएगा, ग्रुप बाय क्लॉज बाद में आएगा। तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट जो 30 में जितने भी जॉब्स हैं उनकी क्या कर रहा है, मिनिमम सैलरी निकाल के दे रहा है। ये जो क्वेरी पहले हमने लिखी थी, ये क्या कर रहा था, पूरे एम्प्लॉय मतलब सारे डिपार्टमेंट्स उसने ले लिए, उसमें उसने क्या किया, जॉब वाइज उसने निकाला। अब ये डिपार्टमेंट 30 में जॉब्स प्रेजेंट हैं, उन जॉब्स का मिनिमम सैलरी निकाल के दिखा रहा है। क्लियर है? तो वेयर क्लॉज जो है वो ग्रुप बाई के पहले आएगा, ग्रुप बाई के बाद नहीं आएगा। और ऑर्डर बाई जो है वो सबसे आखिरी में आएगा। चाहे वेयर लिखो चाहे ग्रुप बाई लिखो, आखिरी में ऑर्डर बाई आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर ग्रुपिंग और भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं यहाँ चाहता हूँ कि डीपीटी नंबर भी लिखूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर उसको वेयर क्लॉज को हटा देता हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम सेलेक्ट डीपीटी नंबर कॉमा जॉब कॉमा मिनिमम सैलरी फ्रॉम एमपी ग्रुप बाय डीपीटी नंबर कॉमा जॉब। तो क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब का ग्रुप बनाएगा, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब का ग्रुप बनाएगा और उनकी क्या करेगा, मिनिमम सैलरी निकाल के देगा। तो डिपार्टमेंट 20 में जितने भी क्लर्क्स हैं उनकी मिनिमम सैलरी, डिपार्टमेंट 30 में जितने सेल्समैन हैं उनकी मिनिमम सैलरी, डिपार्टमेंट 20 में जो मैनेजर्स हैं उनकी मिनिमम सैलरी, ऐसा करके वो दिखा रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंट वाइज एंड जॉब वाइज, इनका कॉम्बिनेशन से हमने क्या किया, मिनिमम सैलरी निकाली। तो यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है जो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिखा है, तो यहाँ मुझे ग्रुप बाई भी 2 कॉलम ही करना पड़ेगा। ये हमने रूल पहले ही पढ़ लिया है। चाहे मैं फिर एग्रीगेट डेटा एक से ज्यादा ही क्यों ना निकालूं, मैं यहाँ पर मैक्सिमम जॉब भी निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे सम ऑफ सैलरी भी निकाल सकता हूँ, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब इसमें 2 ऑपरेटर्स होते हैं जनरली डेटा एनालिटिक्स में यूज होते हैं, डेटा माइनिंग में। पहला आता है आपका ग्रुप बाई रोलअप, और रोलअप करके मैं दे रहा हूं डीपीटी नंबर कॉमा जॉब। ये देखिए इसने क्या किया, 2 डायमेंशनल डेटा निकाला है। पहले क्या किया उसने, डिपार्टमेंट 10 में क्लर्क जितने भी हैं उनका मिनिमम सैलरी, डिपार्टमेंट 10 में जितने मैनेजर्स हैं उनकी मिनिमम सैलरी, डिपार्टमेंट 10 में जितने प्रेसिडेंट हैं उनकी मिनिमम सैलरी, और फिर डिपार्टमेंट 10 की मिनिमम सैलरी निकाली। ठीक है? मतलब 10 में जॉब वाइज और 10 का, 20 में जॉब वाइज 20 का, 30 में जॉब वाइज 30 का, और फिर मिनिमम सैलरी टेकन ऑल द जॉब्स ऑल द डिपार्टमेंट नंबर्स। मतलब किसी भी जॉब का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मिनिमम सैलरी आखिरी में दिखा रहा है। और मैं डिपार्टमेंट में जॉब वाइज भी निकाल रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट वाइज भी निकाल रहा हूँ। सो दिस इज एन 2 डायमेंशनल डेटा। क्लियर है? 2 डायमेंशनल मीन्स मैं डिपार्टमेंट वाइज भी निकाल रहा हूँ, डिपार्टमेंट के अंदर जॉब वाइज भी निकाल रहा हूँ। क्लियर है? और अगर मुझे 3 डायमेंशनल डेटा चाहिए सो आई कैन यूज क्यूब। तो मैंने क्यूब लिखा, तो क्यूब से दिखा रहा है आपको, देखिए 3 डायमेंशनल डेटा। 3 डायमेंशनल मीन्स सारे डिपार्टमेंट सारे जॉब का मिनिमम सैलरी ये है। अब जॉब वाइज क्लर्क की मिनिमम सैलरी, एनालिस्ट की मिनिमम सैलरी, मैनेजर्स की मिनिमम सैलरी, सेल्समैन की मिनिमम सैलरी, प्रेसिडेंट की मिनिमम सैलरी।
मतलब जॉब वाइज निकाल दिया, फिर डिपार्टमेंट 10, 20, 30 का निकल रहा है, और फिर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स का निकाल रहा है। क्लियर है? मतलब मैं जॉब वाइज भी देख सकता हूँ इसमें, मैं डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकता हूँ इसमें, डिपार्टमेंट के अंदर जॉब वाइज भी देख सकता हूँ। क्लियर है? तो इट इज एन 3 डायमेंशनल डेटा। क्लियर है? तो ये 2 पर्टिकुलर ऑपरेटर्स आपको दिए हुए हैं ग्रुप बाय क्लॉज में, ओरेकल में दिए हुए हैं, अदर डीएमएस में शायद नहीं होंगे। क्लियर है? तो हम लोग ओरेकल पढ़ रहे हैं, हम ओरेकल के ही सिंटैक्स अभी देख रहे हैं। क्लियर है? सर हाँ सर ये फिर से समझाइए ना, रोल अप और क्यूब। हाँ, रोल अप एंड क्यूब। रोल अप में मैंने क्या किया है, देखिए रोल अप से पहले मैंने लिखा था ग्रुप बाय डीपीटी नंबर कॉमा जॉब। तो ये क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट और जॉब इन दोनों का जितने भी कॉम्बिनेशन है, उन कॉम्बिनेशन क्या किया उसने, लिया, लेके उसका क्या किया, उसने एग्रीगेट डेटा निकाला, मिनिमम मैक्सिमम सम उसने क्या किया, उसने क्या किया, निकाला है। ठीक है? लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर 2 डायमेंशनल डेटा चाहिए, मुझे ये तो डेटा चाहिए ही चाहिए जो मैंने यहाँ पे निकाला है, वो मैंने यहाँ पे निकाला ही है, यहाँ पे भी वही डेटा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, साथ साथ सारे डिपार्टमेंट के भी चाहिए। मतलब अगर आप देखें इस क्वेरी में, अगर मैं चेंज करूं, मैं अगर क्वेरी लिखूं सेलेक्ट डीपीटी नंबर कॉमा जॉब कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय, और मैं यहाँ पर रोल अप यूज करता हूँ। तो अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट 10 में जितने भी क्लर्क हैं उनकी सम टोटल सैलरी निकाला, डिपार्टमेंट 10 में जो मैनेजर्स हैं उनकी टोटल सैलरी, डिपार्टमेंट 10 में जो प्रेसिडेंट की टोटल सैलरी, और फिर डिपार्टमेंट 10 की सब टोटल सैलरी। तो ये इन तीनों का सम दिखाएगा आपको ये। ठीक है? इन तीनों का सम ये दिखा रहा है आपको ये। फिर डिपार्टमेंट 20 में क्लर्क है उनकी टोटल सैलरी, एनालिस्ट में टोटल जितने हैं उनकी टोटल सैलरी, डिपार्टमेंट 20 में जितने मैनेजर्स हैं उनकी टोटल सैलरी, और फिर डिपार्टमेंट 20 में सारे जॉब्स की टोटल सैलरी। क्लियर है? दिस इज एन 2 डायमेंशनल डेटा। और अगर मैं इसको कर देता हूं क्यूब, तो क्यूब करने से ये हो जाता है ये 3 डायमेंशनल डेटा। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर हो गया रोल अप एंड क्यूब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम ऑफ सेल, या मैं लिखता हूं मिन ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 30। अच्छा, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, काम करते चेंज करते हैं इसको, सेलेक्ट जॉब कॉमा मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 30 एंड देन ग्रुप बाय जॉब। ठीक है? ग्रुप बाय जॉब। अगर मैं इतना ही लिखता हूँ तो ये क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट 30 में जितने भी जॉब्स हैं उनकी मिनिमम सैलरी निकाल रहा है जॉब वाइज। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगाऊं तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट 30 ना करके वो क्या करेगा, सारे डिपार्टमेंट का कर देगा। सॉरी, वेयर क्लॉज बिठाना पड़ेगा मुझे। इसने क्या किया, ग्रुप बाई जॉब वाइज क्या किया, उसने मिनिमम सैलरी निकाली। अगर मैंने डिपार्टमेंट 30 का निकालना तो डिपार्टमेंट 30 कर दिया। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि मैं निकालूं कि डिस्प्ले दी जॉब वाइज मिनिमम सैलरी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉइज ग्रुप बाई जॉब, और डिस्प्ले ओनली दोज रोज हुज मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है? मतलब 2000 से ज्यादा उसकी मिनिमम सैलरी होगी तो ही हमें निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज में अगर मैं लिखता हूँ वेयर मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन 2000 ग्रुप बाय जॉब, इट इज एन इलीगल क्वेरी। एक नोट लिखते हैं, नोट इज वी कैन नॉट यूज ग्रुप फंक्शंस in the where clause of an SQL query. We cannot use any group by functions. तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन यूज किया था min cell,
तो ये ग्रुप फंक्शन में क्या कर सकता हूँ, वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकता, मैं सिंपल कंडीशंस यूज कर सकता हूँ। अब मुझे ये जो क्वेरी मैंने लिखी थी, ये मैंने क्या करनी पड़ेगी, मुझे लिखनी पड़ेगी वेयर हटा के, अब यहाँ पे एक नया क्लॉज चालू हो जाता है विच इज हैविंग क्लॉज। सो हैविंग min of cell is greater than 2000। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें मिनिमम सेल है जिसकी 2000 से ज्यादा है, वही आपका क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो सेलेक्ट जॉब वाइज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब हैविंग मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। आ रहा है सबको समझ में? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, आ रहा है Yes, सर, आ रहा sir. है। आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दैट मीन्स हैविंग क्लॉज में, अब हैविंग क्लॉज के बारे में लिखते हैं, तो हैविंग क्लॉज में हम क्या क्या लिख सकते हैं। हैविंग क्लॉज में पहली चीज, जिससे मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं उसी कॉलम को, सॉरी जिससे मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हैविंग मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है, या तो ये लिख सकता हूं, या तो मैं जिस कॉलम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मतलब जिस कॉलम से मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं उस कॉलम को ही मैं क्या कर सकता हूं, डिस्प्ले कर सकता हूं। अदरवाइज मैं दूसरा कोई कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता। सेकंड, मैं कोई भी ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर सकता हूँ, कोई भी ग्रुप फंक्शन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इस क्वेरी में लिखूं इंस्टेड ऑफ मिन आई कैन राइट मैक्स, आउटपुट आ जाएगा आपका अभी भी। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम सैलरी का निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हैविंग, अगर मैं लिखता हूं जॉब इज इक्वल टू, और फिर मैं लिखता हूं सपोज मैनेजर, ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद अगर मैं इस क्वेरी को चेंज करके इस क्वेरी में जॉब इज इक्वल टू मैनेजर को यहां से हटा के अगर मैं यहाँ लिखता हूं वेयर क्लॉज में, ये दोनों क्वेरी मेरी सेम है, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। विच इज एन एफिशिएंट क्वेरी, कोई बता सकता है? विच इज एन एफिशिएंट क्वेरी? हाँ, एनी रिस्पॉन्स? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया? चलिए मैं ही बता देता हूं। हम वेयर क्लॉज में भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, हम ग्रुप बाय क्लॉज हैविंग में भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब डिफरेंस पूछता है एग्जाम इंटरव्यू में, डिफरेंस पूछता है कि वेयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में पहला डिफरेंस हमने देखा था। पहला डिफरेंस क्या दिखा था कि वी कैन नॉट यूज ग्रुप फंक्शन इन द वेयर क्लॉज, बट वी कैन यूज द ग्रुप फंक्शन इन द हैविंग क्लॉज। ठीक है, वी कैन यूज ग्रुप फंक्शंस इन द हैविंग क्लॉज। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इन एन एक्सप्रेशन वेयर हैविंग एंड वेयर बोथ द क्लॉजेस आर यूज्ड, वेयर क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड देन हैविंग क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर मैं क्वेरी लिखता हूं जिसमें वेयर क्लॉज भी है, ग्रुप बाय करके हैविंग क्लॉज भी है, तो वेयर क्लॉज पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ग्रुपिंग करेगा, ग्रुपिंग करने के बाद अब मैं जो रिजल्ट आ रहा है उनमें और फिल्ट्रेशन चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, हैविंग यूज करूंगा। तो वेयर क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, हैविंग क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो अगर मैं वेयर यूज कर रहा हूँ, वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, तो दिस इज एफिशिएंट। हैविंग में जॉब इज इक्वल टू मैनेजर का दिस इज इनएफिशिएंट, क्योंकि वो पहले ग्रुपिंग कर डाला, ग्रुपिंग करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है मैं उनमें से क्या कर रहा हूँ, फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक्स्ट्रा बर्डन लग रहा है हैविंग क्लॉज में। क्लियर है? और एक जो मैंने बताया आपको कि अगर मैं हैविंग क्लॉज में ये लिख रहा था, हमने यहाँ से हटा दिया, हमने इसको आगे लगा दिया वेयर करके, यहाँ पे लगा दिया मैंने हैविंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जॉब वाइज निकाला है, तो मैं यहाँ जॉब इज इक्वल टू मैनेजर सर्च कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर और सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, सो इट इज एन आल्सो एन इलीगल क्वेरी। व्हाई इट इज इलीगल? क्योंकि ये हैविंग जो है वो रिजल्ट में है ही नहीं।
क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ये ग्रुप बाय तक का जो आउटपुट आया उसको मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूं, तो उस फिल्ट्रेशन में वो सैलरी कॉलम है ही नहीं, वो सैलरी कॉलम तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसको फिल्ट्रेशन कर सकता हूं क्या? मैं उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता हूं। क्लियर है? तो हैविंग में क्या क्या यूज कर सकता हूं? मैं हैविंग में यूज कर सकता हूं ग्रुप कॉलम, कोई भी जो ग्रुप कॉलम को मैंने क्या लिखा है, जिसको मैंने ग्रुप बाय से किया है, मतलब ग्रुप बाय एक्सप्रेशन में जो लिखा है मेरा, जो ग्रुप बाय एक्सप्रेशन में है, मैं उसी को लिख सकता हूं और कोई भी ग्रुप फंक्शन यूज कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि जो ग्रुपिंग में निकाल रहा हूं, जो आउटपुट निकाल रहा हूं, उसी को मैं करूं, बट जनरली लोग जो क्वेरी में है उसी को करते हैं। मैं यहाँ हैविंग मिनिमम सैलरी ही करूंगा, मैक्स सैलरी नहीं करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा आउटपुट गलत ही रहेगा, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। क्लियर है? अब आ जाते हैं लास्ट कि अगर हम सेलेक्ट क्वेरी का अगर हम सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम नेम्स, ठीक है, यहाँ पर हम देते हैं सेलेक्ट और नेम ऑफ द कॉलम्स, या फिर हम देते हैं कोई भी फंक्शंस, फंक्शंस कैन बी एनी फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस, या हम कॉलम नेम दें या फंक्शन दें फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद आ जाता है वेयर क्लॉज, जिसमें हम क्या करते हैं? कंडीशन देते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रुप बाय क्लॉज, मतलब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हैविंग क्लॉज, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? उन पर्टिकुलर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सभी फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ। और फिर आ जाता है आखिरी में ऑर्डर बाय क्लॉज, मतलब ऑर्डर बाय सबसे आखिरी में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेलेक्ट टेबल या सेलेक्ट का जो क्वेरी है हमारी। पढ़े एग्रीगेट फंक्शन और अरिथमेटिक फंक्शन, आगे चल के हमें स्ट्रिंग फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस पढ़ने हैं अगली क्लास में। क्लियर है? तो यहां तक किसी को डाउट? एग्जिट कर दूं मैं यहां से? कोई डाउट? नो सर। खत्म करें क्लास? तो ये मैंने कुछ क्वेरीज दी हैं आप लोगों को, जो आप लोगों को बनानी है आपके लैब के असाइनमेंट में। तो ये असाइनमेंट आपको 1 हफ्ते का समय दे दिया जाएगा, उसमें बना के आपको जमा करना है। क्लियर है? मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अब।